गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का टॉपिक 6 जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कार्य के बारे में अध्ययन किया। कार्य की वैज्ञानिक संप्रतीक क्या होता है, कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, कार्य की विभिन्न स्थितियाँ कौन कौन सी होती है। आज हम अध्ययन करेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो टुडे स्टडी अबाउट वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। यदि स्थिति के साथ माना कि ये विस्थापन ds है, इस पर बल लग रहा है F, और ये स्थिति बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित है। यदि ये एंगल थीटा हो, ये थीटा है। चित्रानुसार बिंदु A से बिंदु B विस्थापन के लिए किया गया कार्य हम निकालेंगे। इसके लिए हमने A से B के विस्थापन के लिए एक छोटा विस्थापन अल्फांश ds लिया, जिस पर बल F लग रहा है। तो F और विस्थापन ds के मध्य एंगल थीटा है। यदि स्थिति के साथ किसी बल द्वारा परिमाण व दिशा परिवर्तित हो, तो यदि स्थिति के साथ किसी बल द्वारा परिमाण व दिशा परिवर्तित हो, तो बल द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन ds द्वारा किया गया कार्य dw होगा। अर्थात dw बराबर F सदिश डॉट ds सदिश कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और यदि स्थिति के साथ किसी बल द्वारा परिमाण व दिशा परिवर्तित हो, तो बल अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन द्वारा किया गया कार्य। बल द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य। बल द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य। बल द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य। अब यदि हमने समाकलन में पढ़ा है कि समाकलन dx
बराबर होता है x। यहाँ पर है समाकलन डी डब्ल्यू, तो क्या जाएगा w। दोनों पक्षों का इस्तेमाल करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो डी डब्ल्यू का इस्तेमाल क्या आता है w, एफ सदिश डॉट डी एस सदिश। और हम जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जैसे ए सदिश डॉट बी सदिश, इसे बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। ये होता है ए बी, यदि इनके मध्य कोण थीटा है तो कोस थीटा होगा, अल्फा है तो कोस अल्फा होगा, बीटा है तो कोस बीटा होगा। यहाँ पर एफ और डी एस के मध्य हमने कोण थीटा माना है, तो ये क्या जाएगा एफ डी एस कोस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा समाकलन एफ डी एस कोस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एफ कोस थीटा डी एस। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे सकता हूँ। इसके दूसरे रूप आपका ये वाला और ये वाला हो सकता है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि किया गया कुल कार्य, ये जो W है वो अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन ds में किया गया कार्य dW है। यदि हम कुल कार्य निकालना होता है तो हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, और समाल करेंगे तो W क्या आएगा कुल कार्य, W क्या आएगा कुल कार्य। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चित्रानुसार बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापन के लिए किया गया कुल कार्य। चित्रानुसार बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापन के लिए किया गया कार्य W बराबर A से B एफ सदिश डॉट डी एस सदिश। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम बिंदु A से बिंदु B तक के विस्थापन के लिए किए गए कार्य निकालना चाहते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी A से B। समकोणीय घटकों के पदों में किया गया कार्य माना एफ सदिश बराबर एफ एक्स आई के एफ वाई जे के एफ जेड के एक्स एक्स की दिशा में बल एफ एक्स है, वाई एक्स की दिशा में बल एफ वाई है, जेड एक्स की दिशा में बल एफ जेड है, और डी एस सदिश क्या जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। यहाँ पर जो डी एक्स है, डी वाई है और डी जेड है क्रमशः है एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स की दिशा में विस्थापन है। अब मुझे निकालना है एफ सदिश डॉट डी एस सदिश।
तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। अब देखो, दो सदिशों के बिंदु गुणन जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, इसके अलावा आई डॉट जे आई डॉट के 0 होता है। तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं, ये आ जाएगा आपका एफ वाई डी वाई। और जे कैप डॉट के कैप 1 होता है, बाकी सब क्या होंगे 0, तो ये आ जाएगा एफ जेड डी जेड। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि आई कैप और आई कैप डॉट 1 होता है, इसलिए गुणा हो जाएगा, बाकी 0 होते हैं। इसके बाद जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होता है 1 होता है, इसलिए एफ वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। अब ये एफ सदिश डॉट डी एस सदिश का मान समीकरण 2 में रखने पर एफ सदिश डॉट डी एस का मान समीकरण 2 में रखने पर तो W बराबर आ जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब हम समाकलन का गुणन जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक समाकलन योग के रूप में हो तो उनका अलग अलग समाकलन हो जाता है, उनका अलग अलग समाकलन हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी एफ वाई डी वाई प्लस ए से बी एफ जेड डी जेड। जब दो या दो से अधिक फंक्शन योग या अंतर के रूप में हों तो उनके अलग अलग फंक्शन का समाकलन योग और अंतर के रूप में हो जाता है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बल विस्थापन ग्राफ द्वारा किए गए कार्य की गणना वर्क डन कैलकुलेशन बाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एक्स एक्स पर विस्थापन लेते हैं और वाई एक्स पर बल लेते हैं। ये हमारा कोई फलन है, ये थोड़ा सा इसको मैं यूँ कर देता हूँ। ये कोई y बराबर एफ एक्स एक का हमारा फलन है या फंक्शन है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा अल्फांश लेता हूँ
dx1, क्योंकि ये अल्पांश x पर ले रहा हूँ dx1, और इस अल्पांश पर छोटा सा बल है आपका F1। ऐसे ही यहाँ पर एक छोटा सा बल लेता हूँ, छोटा सा विस्थापन dx2 लेता हूँ, उस पर आपका बल है F2। इसी प्रकार मैं यहाँ पर लेता हूँ विस्थापन x3, और इस विस्थापन के लिए बल है F3। इसी प्रकार मैं आगे भी लूँगा, तो ये मेरा लास्ट वाला जो है उसके लिए बल आपका ये आ जाएगा Fn। ये आपका विस्थापन xn है। ऐसे आपके ये सारे अल्पांश लिए हैं। अब आप देखिए, ये छोटा सा विस्थापन dx है और इस पर बल लग रहा है F1। अब यदि हम इसे गणितीय रूप में देखें, तो ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है, तो ये हो जाएगा F1 dx क्षेत्रफल हो गया। और यदि हम परिभाषा से देखें तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा पहले अल्पांश का क्षेत्रफल F सदिश डॉट dx1 सदिश, दूसरा हो जाएगा F2 सदिश डॉट dx2 सदिश, इसी प्रकार F3 dx3 प्लस डॉट 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 Fn डॉट dxn सदिश। ये मान लेते बिंदु आपका P है, ये बिंदु Q है, ये R है और ये S है। पहले से छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल F1 dx1 है, दूसरे का F2 dx2 है, तीसरे का F3 dx3 है। तो ये इस भाग का क्षेत्रफल है, ये इस भाग का क्षेत्रफल है, ये इस भाग का क्षेत्रफल है, और इसी प्रकार और भी यहाँ पर क्षेत्रफल हैं, और ये अंतिम क्षेत्रफल है। तो यानी कि ये P Q R S का क्षेत्रफल है। कुल प्रकार क्या है? P Q R S का क्षेत्रफल। जो बल विस्थापन ग्राफ द्वारा किए गए कार्य गणना करते हैं, वो P Q R S का जो क्षेत्रफल होगा वही किया गया कार्य होगा। जो क्षेत्रफल होगा वही किया गया कार्य होगा। हमने इस फलन को छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़कर उन पे बल देखा और देखा कि ये जो F1 dx आ रहा है वो इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल है, ये दूसरे का क्षेत्रफल, और ये जो पूरा भाग है वो P Q R S का क्षेत्रफल है, जो छोटे छोटे अल्पांशों के क्षेत्रफल में बटा हुआ है। तो बल विस्थापन ग्राफ द्वारा किए गए कार्य गणना हम इस प्रकार से करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रवृत्ति बल द्वारा की गई कार्य गणना अब हम करेंगे, अध्ययन करेंगे संरक्षी और असंरक्षी बलों के रूप में। संरक्षी बल और असंरक्षी बल।
कंजर्वेशन फोर्स एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स। यदि हम परिभाषा में जाएं तो संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। संरक्षी बल केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। परिभाषा आपकी हो जाएगी, संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। संरक्षी बल केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। ये हमारा पहला परिभाषा है। अब इसे हम सिद्ध करेंगे कि संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति निर्भर करते हैं। कैसे? इसके लिए मैं आपका एक उदाहरण लेता हूँ। यह आपका कोई एक बॉक्स है, यहाँ इस पर एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु को हम A से C की ओर ले जाना चाह रहे हैं। यहाँ से इसको देखो, हम ये जानते हैं कि जो भार है वो mg नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ कार्य करता है, और ये इसका बल F, इस वस्तु को हम ले जा रहे हैं A से C की ओर, A से C की ओर। अब देखो, हमने सदिश में ये देखा है कि हम सदिश को आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं। जब हमने अभिकेंद्रित त्वरण और अभिकेंद्रित बल का सूत्र व्युत्पन्न किया था, तब भी मैंने बताया था कि सदिश को हम आगे पीछे कर सकते हैं। यदि ये जो बल F लग रहा है, इस सदिश को मैं यदि यहाँ ले आऊँ और ये जो mg वाला है इसको यहाँ ले आऊँ, अब यदि इसके मध्य एंगल थीटा है और ये वाला एंगल हम जानते हैं 90 है, तो जो एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा वही एंगल यहाँ से यहाँ होगा। इस बल F वाले सदिश को मैं यहाँ ला सकता हूँ, mg वाले को यहाँ ला सकता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये अपन ने थीटा माना है, तो यहाँ से देखा जाएगा 90 प्लस थीटा, तो यहाँ भी क्या होगा 90 प्लस थीटा। तो F और mg के मध्य एंगल क्या है 90 प्लस थीटा। तो वर्क A से C, मैं नीचे लिखता हूँ, वर्क A से C, A से C तक जाने में किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन। मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ है S, बल इंटू विस्थापन S।
कोस थीटा, थीटा जगह क्या आएगा 90 प्लस थीटा, और एफ की जगह आएगा एम जी एस कोस 90 प्लस थीटा। और हम जानते हैं कोस 90 प्लस थीटा का मान जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आपको जाएगा माइनस एम जी एस, तो ए से सी तक वर्क आ गया एम जी एस। अब दूसरी स्थिति, मान ला कि ये आपका एक बॉक्स है, ए बी और सी। पहले इस बॉक्स को मैं ए से बी तक ले जाता हूँ, पहले मैं इस बॉक्स को ए से बी तक ले जाता हूँ, फिर इसको ए से सी तक ले जाता हूँ। तो इस स्थिति में किया गया कार्य, और मेरी ये दूरी जो है वो एस है। हम यह जानते हैं कि इसका भार mg पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करेगा, और विस्थापन इसका इधर हो रहा है। यहाँ पर भी बल mg नीचे की ओर कार्य करेगा, इसका विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटावा करण, क्योंकि ये हमारा थीटा है तो थीटा के साथ हो जाइए बी सी लंब हो जाएगी, कर्ण आपका एस है तो बी सी जुड़ जाएगा एस साइन थीटा। अब देखो इस स्थिति में भी ये जो विस्थापन हो रहा है इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ और mg को यहाँ ला सकता हूँ, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो विस्थापन और बल के मध्य एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो वर्क ए से बी एफ एस कोस 90 और डब्लू बी से सी एफ, विस्थापन यहाँ पर देखिए यहाँ विस्थापन हो रहा है ए बी कोस 90, तो ये कोस 90 मान 0 इसलिए 0। यहाँ विस्थापन हो रहा है बी सी एफ बी सी कोस यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, mg पृथ्वी केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री मान कितना होता है mg क्या है f इजिकल टू एम जी, बी सी क्या है एस साइन थीटा, कोस 180 का मान -1, तो ये क्या जाएगा -mg एस साइन थीटा। आप देख रहे हो कि इस m द्रव्यमान के पिंड को जब हम ए से सी की ओर ले जा रहे हैं तब भी कार्य कितना करना पड़ रहा है -mg एस साइन थीटा। और यदि यहाँ पर मैं कुल कार्य देखूं तो W बराबर क्या जाएगा, W पहले A से B फिर B से C बराबर 0 प्लस -mg(s) साइन थीटा बराबर -mg(s) साइन थीटा। तो आपने देखा जब हम m द्रव्यमान के पिंड को A से B C तक सीधा ले जाते हैं
तब भी किया गया कार्य माइनस एम जी एस साइन थीटा है। और जब m द्रव्यमान के पिंड को पहले a से b तक ले जाते हैं और फिर b से c तक ले जाते हैं, तब भी कार्य माइनस एम जी एस साइन थीटा है। अतः हमारी पहली बात सत्य है, संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पार्ट 2 है, संरक्षी बल बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया कार्य शून्य होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना एक m द्रव्यमान का पिंड है जिसका भार mg पृथ्वी केंद्र की ओर कार्य करता है। इस m द्रव्यमान को पिंड को हम A से B तक लेके जा रहे हैं। ये वाली A स्थिति है और ये वाली B स्थिति है। A से B की तरफ ले जाएंगे, यानी कि इसका विस्थापन इधर करेंगे। तो यदि ये ऊंचाई मानो h है, तो इस ऊंचाई और इसके मध्य एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य A से B, AB बल इंटू विस्थापन cos 180 डिग्री बराबर cos मल्टीप्लाई मान कितना होता है, -1 mgh। यदि इसी पिंड को मैं B से वापिस A पर लेके आऊं, तो बल mg नीचे की ओर कार्य करेगा और ऊंचाई भी नीचे की ओर है। तो WBA mgh cos 0 डिग्री और cos 0 मान मतलब था mgh कुल कार्य WAB प्लस WBA माइनस mgh प्लस mgh बराबर 0। तो बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक राउंड ट्रिप में किया गया कार्य शून्य होता है। पहले हम ऊपर गए फिर नीचे आए, पहले ऊपर गए फिर नीचे आए, तो ये पूरा एक राउंड ट्रिप हो गया। तो ऊपर जाने में किया गया कार्य mg माइनस mgh है, नीचे आने में किया कार्य mgh है। जिधर पृथ्वी केंद्र के बाहर लग रहा है उधर ही हम दूरी तय कर रहे हैं, तो
बल और विस्थापन के मध्य एंगल 0 डिग्री होने से किया गया कार्य क्या हो गया, mgh। और जब हम कुल कार्य निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। अतः बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। अब देखो कुछ संरक्षी बलों के उदाहरण हैं। कौन कौन से बल संरक्षी बल होते हैं? उदाहरण, सभी केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। सभी केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। सभी केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। चुंबकीय बल, इसके अलावा चुंबकीय बल स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, प्रत्यास्थ बल और गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जो सभी केंद्रीय बल संरक्षी हैं, चुंबकीय बल संरक्षी है, स्थिर विद्युत बल संरक्षी है, प्रत्यास्थ बल संरक्षी है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी है, अर्थात इन सभी बलों में ये 2 गुणधर्म पाए जाते हैं। बंद पथ में किया गया कार्य 0 होता है और संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने संरक्षी बल के 2 अवस्थाओं का अध्ययन किया और उसके उदाहरण देखे। जो बल संरक्षी नहीं है अर्थात वो असंरक्षी है। अतः मैं कह सकता हूँ कि असंरक्षी बल में नंबर 1 कंडीशन होगी, ये पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। ये पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। यह है पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा बंद पथ में असंरक्षी बलों द्वारा असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होता है। उदाहरण के लिए माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड यहाँ क्षैतिज में रखा हुआ है, जिसका भार mg पृथ्वी के नीचे की ओर कार्य करता है, और इस पिंड को हम F बल से आगे की ओर खींचेंगे तो घर्षण बल पीछे की ओर कार्य करेगा। घर्षण बल यह आपका आरोपित बल है और ये आपका घर्षण बल है। या मान लो कि मैंने इसमें विस्थापन S कर रहा हूँ, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा,
यदि इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो इसके मध्य और कोण कितना होगा 180, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर mgs cos 180 डिग्री बराबर -mgs। और मान लो कि ऐसा ही मैं उदाहरण एक यहाँ ले लूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया है, यानी कि स्थिति ए से बी तक विस्थापित किया है, तो WAB बल इंटू विस्थापन -mgs। अब WABA निकालूं, अब मेरा विस्थापन B से A की ओर होगा, तो जो घर्षण बल है वो तो आपका फिर कि घर्षण बल का नेचर क्या होता है, जिधर विस्थापन होता है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर भी किया गया कार्य B से A की ओर क्या हो जाएगा, mgs cos 180, mgs cos 180। और हम जानते हैं कि cos 180 का मान -1 होता है, तो यह हो जाएगा -mgs। कुल कार्य ए से बी तक का कार्य प्लस बी से ए तक का कार्य -mgs और -mgs बराबर -2mgs डज नॉट इज इक्वल टू 0। और यही बात अपन ने ऊपर लिख लिया, बंद पथ में असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है और असंरक्षी बल पथ पर भी निर्भर नहीं करता है। अर्थात मैं यूँ कह सकता हूँ, जो बल संरक्षी नहीं है वो असंरक्षी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने प्रवृत्ति बल द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन किया, फिर बल और विस्थापन की गणना की कार्य ग्राफ द्वारा की, और फिर संरक्षी और असंरक्षी बलों का अध्ययन किया और उनके उदाहरण दिए। असंरक्षी बलों के उदाहरण हैं, असंरक्षी बल के उदाहरण, असंरक्षी बल के उदाहरण, असंरक्षी बल के घर्षण बल, श्यान बल और वायु प्रतिरोध बल आदि। अर्थात जो घर्षण बल है वो पथ पर निर्भर करता है, घर्षण बल पथ पर निर्भर करता है। इसी प्रकार श्यान बल भी पथ पर निर्भर करता है, वायु प्रतिरोध भी पथ पर निर्भर करता है। इसी प्रकार बंद पथ में असंरक्षी बल द्वारा किया कार्य शून्य नहीं होता है। जो घर्षण बल है, श्यान बल है और वायु प्रतिरोध बल है, वो बंद पथ में असंरक्षी बल द्वारा किया कार्य शून्य नहीं होगा, जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है।